नमस्कार दोस्तों, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और ये अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ आई हैं और ये परमानेंट बेसिस पर आपकी पोजीशन है, क्योंकि इसमें कहीं एड हॉक बेसिस पर नहीं लिखा है और परमानेंट ही आपकी ये पोजीशन है, क्योंकि इस फॉर्मेट में परमानेंट ही पोजीशन आती है। तो सैलरी आपको पता ही है, पे स्केल इसका 10 है, 57,700 से 1,82,400 के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है और जो अप्लाई करना है आपको वो ऑनलाइन करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है सबसे पहला, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है। 3 में से एक अनरिजर्व के लिए है, एक एसटी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। इंग्लिश में एक वैकेंसी है, वो एसटी के लिए है। ज्योग्राफी में 2 वैकेंसी है और उसमें से एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। हिंदी में एक वैकेंसी है, वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है और वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैकेंसीज। और बात करें अब हम आगे कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो डिस्कस करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी हैं एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। तो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी पीएचडी डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्वेरीली साइमन यानी क्यूएस, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द टीएचई और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी एआरडब्ल्यूयू ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है एआरडब्ल्यूयू। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एपीआई स्कोर बहुत मायने रखता है, जो आपका एकेडमिक स्कोर होता है उसके बेस पर आपको इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अपनी पीएचडी की है, रिसर्च पेपर पब्लिक किए हैं, तो उसके आपको पॉइंट दिए जाते हैं और जितने पॉइंट इसमें आपको मिलते हैं उस हिसाब से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपका इसमें पॉइंट कितने मिले हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आप इसमें इंटरव्यू की कॉल के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं या नहीं। मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने होंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी ये डिपेंड करता है। किसी किसी में कैंडिडेट नहीं मिलते तो उनका जितना भी स्कोर होता है तो फिर भी उन्हें जितना अगर कम भी होता है ना स्कोर, तब भी उन्हें बुला लिया जाता है। तो टेंशन मत लेना कि आपका अगर स्कोर कम भी बन रहा है, क्या आप सोचे कि नहीं बुलाएंगे मेरे को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बुला लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको 21 पॉइंट मिलेंगे और ये जो पूरा स्कोर है ना वो 100 में से मिलेगा आपको। लास्ट में हम देख लेंगे कि कैसे कैसे स्कोर बनता है, मतलब कैसे कैसे स्कोर फाइनली बन सकता है आपका। तो ग्रेजुएशन पे थे हम, 80% से ज़्यादा है आपके 21 पॉइंट मिलेंगे और अगर 60% से 80% के बीच में मार्क्स हैं तो 19 पॉइंट मिलेंगे। 55 से 60% के बीच में है तो 16 पॉइंट मिलेंगे और 45 से 55% के बीच में है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% से ज़्यादा अगर मार्क्स हैं तो 25 पॉइंट मिलेंगे। 60% से 80 के बीच में है तो 23 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 55% से 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप SC ST OBC या PW से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 50% से 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। इसमें कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब बात करें एमफिल एमटेक
या LLM या M.Ed या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की जिसमें आपके 60% से ऊपर है तो 7 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 55% से 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 60% से अबव है तो 7, और 55% और 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट आपको मिलेंगे। PhD डिग्री आपने की है तो उसमें टोटल आपको 25 पॉइंट मिल जाएंगे। नेट विद JRF किया है तो 10 पॉइंट मिलेंगे, नेट किया है सिर्फ तो 8 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 पॉइंट मिल सकते हैं, तो हर एक रिसर्च पेपर के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। मतलब अगर आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो 6 मिल जाएंगे। ठीक है, 2 किए हैं तो 4 मिल जाएंगे, 1 किया है तो 2 मिल जाएंगे। इसी तरह टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस आपने लिया है जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक ईयर के लिए, तो टोटल जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 10 है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है तो 10 मिलेगा। ठीक, और अगर आपने 4 का लिया है तो 8 मिलेंगे, 3 का लिया है तो 6 मिलेंगे, 2 का लिया है तो 4 मिलेंगे, 1 का लिया है तो 2 मिलेंगे। बात समझ गए। अवार्ड्स में भी आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे। इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अगर आपको अवार्ड मिला है तो 3 पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे, और ये अवार्ड आपको दिया हुआ होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और नेशनल किसी बॉडी द्वारा दिया होना चाहिए। अगर स्टेट लेवल पर आपको अवार्ड मिला है तो 2 पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। अब आप इसमें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका इसमें पॉइंट कितना बन रहा है 100 में से। ठीक, तो आप समझ गए होंगे 100 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आप अश्योर भी हो सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन, तो आपका एक डैशबोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। उसमें आप अपना सारा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं, आपने कब फॉर्म भरा था, स्क्रीनिंग कमेटी के क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं। तो रेगुलर बेसिस पर आप चेक करते रहिए अपना डैशबोर्ड, और देखिए कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपका इंटरव्यू कब है। बाकी सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। तो अगर इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आप ऐसे ही और भी जॉब्स के अपडेट्स चाहते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस भी नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।